ठीक है बच्चों, तो फिर हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास में काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और हम लोग देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, so we have also discussed that the energy has the same unit of joule and same dimension as of work done। तो हम लोग वो एनर्जी में फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी के बारे में डिस्कस किए थे। इन दैट एनर्जी वी particularly focused on the mechanical energy, and mechanical energy has again two types: kinetic energy and potential energy। Okay, so we have already derived kinetic energy equation, and we also have seen the relation between the momentum and the kinetic energy. Today we will see work energy theorem for a constant force. Constant force means here the value of force will not vary from point to point, it will remain constant for a particular duration of time। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि स्टेट दैट द वर्क डन बाय नेट या ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। हमको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब चाहे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स लगाएं या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाएं और डिफरेंट प्रकार के फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अगर हमने 10 प्रकार के फोर्स लगाए अलग अलग, तो वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस विल बी डेफिनेटली इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कैसे होगा आप लोगों को पता ही है, जैसे कि आप लोग फोर्स लगाते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, गाड़ी को एक्सीलरेट करते फोर्स लगाते हैं, तो पहले सपोज इसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसके कारण से इसकी एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी 1/2 या हाफ mv स्क्वायर से उस वेलोसिटी तक एक काइनेटिक एनर्जी होगी। जब क्या हो गया कि हमने फोर्स को एक फिर डिफरेंट वैल्यू से बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो है आपका बढ़ जाएगा। उस वेलोसिटी बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज हो जाएगी। मतलब हमारा क्या था कि हमारा सपोज फोर्स 10 न्यूटन था, अब हमने 20 न्यूटन कर दिया, लेकिन अब 20 न्यूटन के बाद हम लोग क्या करें, बढ़ा नहीं रहे हैं उसको, सिर्फ 20 न्यूटन से हम लोग क्या रखें, कांस्टेंट रखें। ठीक है, तो यही बोला गया है कि इट स्टेट्स दैट वर्क डन by all the forces acting on a body is equal to the change in the kinetic energy of the body। ठीक है, suppose a constant force F acting on a body of mass m, ठीक है, बॉडी का मास क्या है, m है, constant force पे इफेक्ट कर रहा है, produce a acceleration a, उसमें एक्सीलरेशन होता है, क्या होता है? एक्सीलरेशन। ठीक, कैसे एक्सीलरेशन होगा कि गाड़ी की एक्सीलरेशन होना मतलब गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ गई है आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s। Suppose the velocity of the body changes from u to v। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चेंज करने के बाद, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चेंज करने के बाद अगर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, u से v हो जाती है, देन कैलिब्रेटिंग से थर्ड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, देन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v। कब होगी? जब हमने एक्सेलरेट किया बाइक को और उन्होंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये कैलिब्रेटिंग का थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। हमने क्या किया थी, दोनों साइड को हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1/2 m से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड 1/2 m, 1/2 m से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ये 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1/2 m। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 m इंटू 2as, ऐसा आएगा राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने 2 और 2 को कैंसिल कर दिया है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, MAS। क्या बचेगा? MAS। तो यहाँ पर हो गया 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 u स्क्वायर इज इक्वल टू MAS। ठीक है, और न्यूटन के सेकंड लॉ से ma किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग में इनिशियली हमारी वेलोसिटी u थी, इसलिए इसको काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी। बाद में हमारी वेलोसिटी v होगी तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? वर्क डन। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा ke। वर्क डन क्या होगा? बाय नेट फोर्स। तो यही हमको प्रूव करना था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, work done by all the forces will be equivalent to change in kinetic energy in the case of when force is a constant quantity. Force is a constant quantity. Now we will see how we calculate the work energy theorem when the force is a variable quantity। हम लोगों ने बोला कि force जब भी variable quantity तो हम work done कैसे calculate करेंगे? By using the method of integration। Student please pause the video and note down। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं अब
work energy theorem for the variable force. Work energy theorem for the variable force means now the value of force will not be constant, it will be variable. Means some point of time it has a value of 10 Newton, after some point of time it will have a value of 20 Newton, after some point of time it will have a value of 25 or 30 Newton. Means every instant of time the value of force will be variable. Then how we can calculate the work done for the variable force, and how this total work done will be equal to change in kinetic energy. Now we will see, suppose if we apply a variable force F, suppose we apply a variable force F, and because of that variable force on a body which has a mass of m, if suppose it has a small displacement of ds, it has a small displacement of ds, then total work done will be what? So here the displacement is small, here the displacement is small, so work done will also be small quantity, work done will also be a small quantity. Okay, so how we can calculate the total work done? For this we need to have a integration, Here we have considered wherever we are applying the force in the same direction, the displacement is happening, understand? So if the displacement is happening in same direction, so the angle between the force and displacement is again 0 degree. So here we can write the exponent from F dot ds cos theta. Before the value of theta is equal to 0, it will be F ds cos 0, and it will remain to F dot ds. Okay, so how we can calculate the total work done? So we will integrate the force, value from u to v. We will integrate the force value from u to v. Okay, so if we calculate from u to v, means our initial velocity was u and final velocity was v. Okay, so what we can write for force? As in last derivation we have already seen, f is equal to mx. Then acceleration is what? Differentiation of velocity with respect to time, differentiation of velocity with respect to time. Then from here what we can write? We will multiply in numerator and denominator by s, then it will be m into, now we will change the denominator terms, dv by ds and ds by dt. So this will be what? M into dv upon ds into velocity. So here the differentiation of displacement with respect to time will be equal to velocity. So f is equal to what? F is equal to mass into velocity dv by ds. Okay, dv by ds. So here we will put the value of force. So this will be equal to, force is equal to mv dv by ds. Okay, ds from u to v. Then this ds will be cancelled. Here the integration of dw will be w. Okay, small, when you add the small dw, it will give you the larger w value. So when you add the small work done, it will give you the larger work done, and this will be what? M will be a constant quantity. It will come out from the integration. From here to here, integration limit is from u to v. This will be v into dv. The integration of v will be v square by 2. M will be remain outside of the bracket. Limit is from u to v. Now this 2 is also a constant quantity. We put outside of the bracket. So this will be what? M by 2 v square, and this will be v to u. Okay. So if we expand it, we will put the upper limit and lower limit. It will be m by 2. First we will put the value of upper limit. So this will be v square minus. Then after that we will put the value of lower limit, u square. Okay. So this will be m by 2 v square minus u square. Okay. So after that we can write, I am erasing this one as I understand you have noted it down. Okay. So if you have not noted it down, please note it down. After that I will go ahead. Okay. Please take 5 seconds. After that I will go ahead. Please pause the video and note that value of force that we have derived. Okay.
So 1/2 mg minus u square, where v is the value of final velocity, u is the value of initial velocity. So work done will be equivalent to what? 1/2 mv square minus 1/2 mu square. So what we can write in terms of kinetic energy final minus kinetic energy initial. So work done will be equivalent to change in kinetic energy. Okay. So we have derived the equation for the work done in the case of variable force. We have seen that the work done by all the forces in the case of variable force also will be equivalent to change in kinetic energy. So we have determined the two derivations. In the case of constant force and variable force, the work done will always be equivalent to change in kinetic energy. Students, please pause the video and note down. ठीक है बच्चों, now we will discuss the second part of mechanical energy, that is the potential energy. What is the definition of potential energy? You can write as a part of definition. Potential energy is the energy stored in a body or a system by virtue of its position in a field of force or by its configuration. So potential energy is the energy which is stored in any body by virtue of its position or by changing its configuration. इसके एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? जैसे कि आप लोग डैम देखें, आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा लोअर क्लास में कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? टरबाइन के घूमने से। कैसे जनरेट होती है? टरबाइन के घूमने से। और टरबाइन को घुमाता कौन है? जो डैम में एक पानी रखा होता है, डैम में जितने हाइट पे पानी रखा होता है, तो वो उसके पोजीशन के कारण से उसमें क्या स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी की स्टोर है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो डैम में जब हम बहुत हाइट पर पानी को स्टोर करते हैं तो उसके पोजीशन के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है। फिर जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो टरबाइन को क्या करता है? घुमाता है। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? वर्क डन। तो अपने पोजीशन के कारण से वो क्या कर रहा है? वर्क डन कर रहा है। हम लोग क्या देख पा रहे हैं? हम लोग कि एनर्जी के कारण हम लोग वर्क डन कर पा रहे हैं। तो एनर्जी एंड वर्क डन आर काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स। ठीक है। एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। पोजीशन के कारण हम लोगों ने देख लिया कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में चेंज होने लगा। दूसरा कॉन्फिगरेशन के कारण आप लोग टॉय कार देखिए बचपन में, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो आप लोग क्या करते हो? टॉय कार के जो चाबी रहता है उसको आप चाबी भरते हैं। ठीक है। फिर क्या करते हैं? चाबी भर के क्या कर देते हैं? उसकी स्प्रिंग को आप लोग क्या कर देते हैं? टाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टाइट। और जैसे चाबी को छोड़ते हैं उसका स्प्रिंग क्या हो जाता है? पूरा ढीला हो जाता है। तो वहां पर जो हम लोग चाबी घुमा के मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं? वर्कडन करते हैं। क्या करते हैं? वहां पर हम लोग चाबी घुमा के स्प्रिंग के पोजीशन को चेंज कर देते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं। वहां पर स्प्रिंग जो रहता है वो बहुत पहले फैला रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको चाबी घुमा के उसके स्प्रिंग जो बहुत स्ट्रेच रहता है उसको कंप्रेस कर देते हैं। फिर जब चाबी को छोड़ते हैं तो वो कंप्रेस स्प्रिंग फिर से खुल जाता है। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब है कि उस बाइक गाड़ी में, जो टॉय गाड़ी है उसमें क्या आ जाती है? वेलोसिटी आ जाती है। तो आप लोग देखे होंगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के कारण कैसे आप लोगों का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वहाँ पर वो कुछ वर्क करने लग गया। उसी प्रकार हम लोग और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग रामायण वगैरह या महाभारत देखते हैं तो क्या करते हैं कि वो हमारे बड़े बड़े वीर जो है, अर्जुन है, कर्ण है या भगवान राम, तो क्या करते हैं? उनको जितना ज़्यादा अच्छा प्रहार करना है ना, उसके पहले वो क्या करते हैं? अपनी बो को बहुत अच्छे से खींचते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर वो मतलब जो उस बो का पोजीशन है वो क्या हो जाता है? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। बो का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? चेंज होता है। उस कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने के कारण क्या हो जाता है कि वो जो हमारा बो है बहुत दूर तक जाता है। पोटेंशियल एनर्जी अगेन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा वर्क डन करता है। तो इस प्रकार हम इसका कुछ एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके वर्क करती है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मेनली हमारे पास तीन प्रकार के पोटेंशियल एनर्जी होती है: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग मेनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए हम लोग एक छोटा सा फार्मूला डिराइव करेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट द डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position above the surface of
अर्थ, ठीक है। आप लोग को पता है कि अर्थ का अपना एक मास है, बहुत बड़ा मास है। अर्थ का मास अप्रॉक्स 10⁻24 किलोग्राम है, आप लोग को पता है 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। तो इस मास के कारण अर्थ हमेशा हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? अट्रैक्शन फोर्स। उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, पेड़ में जो फल लगे रहते हैं वो सब सारे टूट टूट के गिरते जाते हैं। उसी प्रकार हम कोई चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के कारण नीचे अर्थ में फिर से आ जाती है, ठीक है। तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण से होता है? उसके मास के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? उसके मास के कारण से, ठीक है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है एम, कोई ऑब्जेक्ट क्या है एम, ठीक है। तो इस एम पर हमेशा जो अर्थ है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या देगी? न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg। क्या हो जाएगी? mg। अगर इस ऑब्जेक्ट को हमको h हाइट पे ले जाना है, अगर ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले जाने का हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन क्या हो जाएगा कि हम अगर इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे, इतना ही फोर्स ऊपर की लगाएंगे, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जब ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर सकते हैं तभी हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमको इस एम मास के ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट पे ले जाना है तो हमको एटलीस्ट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। एटलीस्ट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, ताकि ये एक दूसरे को ओवरकम कर सके, ठीक है। तो हमारा फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास इनटू एक्सीलरेशन mg। कितना जाएगा? mg। और h हाइट तक ले जाना मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है हॉरिजॉन्टल ना होकर किधर है? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग s या x यूज करते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? h। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। आप लोग यहाँ पर समझिए, मैंने mg को दिया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मुझे उठा के एक पर्टिकुलर हाइट पे रखना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना है वर्टिकली, तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी मैं उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रख पाऊंगा। जैसे सिंपल सा ये डस्टर है, इसको मैं सिंपल से उठा के जब मैं रख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तभी मैं इसको रख सकता हूँ। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, जी की वैल्यू होती है कांस्टेंट, मास के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? मास के ऊपर। अगर इसी के बराबर मैं 20 किलो का अगर मैं एक बट रख देता हूँ, 20 किलो का बट रख देता हूँ, तो उसको उठाने के लिए मुझे क्या है? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके मास के कारण उसकी फोर्स की वैल्यू क्या है? बढ़ जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज्यादा मास को जब मास ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, और वो नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो हमको अगर उसको ऊपर की तरफ उठाना है, 100 किलोग्राम का बट उठाना है, तो हमको उसको ऊपर की तरफ उठाने के लिए हमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब तक हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग उसको उठा के ऊपर की तरफ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं रख सकते। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो गया? mg एंड h। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है किसके बराबर होता है? mgh। ये एनर्जी को क्यों mgh के बराबर होता है बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, इट विल बी स्टोर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट विल बी स्टोर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो दिस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी is stored as the gravitational potential energy of the body। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ठीक है। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। वी हैव सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ this time is come then we will see the numericals about the work energy theorem. Let us read the question. A body of 1 kg, 1 kg मतलब mass दिया हुआ है, तो this is mass, ठीक है, this is mass, okay. A body of 1 kg is acted upon by some forces such that its displacement given by 2t square minus 2t plus 10. Find the work done by the all the forces in 0 to 2 सेकंड। क्वेश्चन को आप लोग एक बार रीड करिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आप लोग 5 सेकंड में डाल देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है।
तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जब भी बोला जाएगा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो उसका कहने का मतलब हमको क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किस बराबर होता है, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। मतलब हमको यहाँ तक क्या हम लोग को क्या क्या अप्रोच कैसे करने हैं न्यूमेरिकल को, कैसे अप्रोच करने हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बोला है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कैसे निकलेगा, हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का देखना हम लोगों ने हाफ mv स्क्वायर माना हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मास को कॉमन ले सकते हैं और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को ब्रैकेट में ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर क्या है हमको, कि हमको मास वैल्यू दी हुई, कितने दी हुई है, 1/2 1 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हमको वेलोसिटी नहीं पता है, क्या नहीं पता है, वेलोसिटी नहीं पता है। लेकिन हम लोग को क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को x लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सपोज लेते हैं s ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। तो डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी कैसे मिलता है, आप लोगों को पता होगा कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, ds by dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d by dt, ठीक है। तो s की जगह रख दीजिए 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी तक आप लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन आता होगा, है ना, और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप लोग बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्लियर कर सकते हैं यूट्यूब से, आइदर इंटरनेट से। अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा, 40 इसका क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये आपको क्या होता है, 40 - 2। तो ds by dt डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाता है, वेलोसिटी। क्या बन जाता है, वेलोसिटी। तो ये हमको अभी तक वेलोसिटी का इक्वेशन मिला है, क्या मिला है, वेलोसिटी का इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, 1/2 1 का 1/2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 ही आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी ऑब्टेन कर लिया, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी। अब देखिए displacement is given by 2t square minus 2t plus find the work done by all the forces in 0 to 2 seconds। 0 to 2 seconds मतलब जब t की वैल्यू क्या हो, 0 सेकंड हो, और t की वैल्यू क्या है, 2 सेकंड हो, तब मुझे वेलोसिटी ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो अगर मैं t की वैल्यू 0 रखता हूँ, t की वैल्यू क्या रखता हूँ, 0, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4 × 0 - 2 दैट इज क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। उसी प्रकार अगर मैं t की वैल्यू क्या रखता हूँ, 2 सेकंड रखता हूँ, कितना रखता हूँ, 2 सेकंड। क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4 × 2 - 2, कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 8 - 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 0 सेकंड जब हम टाइम की वैल्यू रख रहे हैं तो हमको क्या देगा, इनिशियल वेलोसिटी देगा, क्या देगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग लिख लेते हैं u, और जब हम लोग t = 2 रख रहे हैं तो उसको वहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी वो हमको क्या मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी। तो जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/2 v स्क्वायर मतलब फाइनल की वैल्यू, 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस यहाँ पर कितना है, -2। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हो जाएगा, 32/2 दैट इज 16 जूल। कितना हो जाएगा, 16 जूल। हमने क्या किया है, एक बार देखिए कि क्वेश्चन दिया है कि बॉडी ऑफ मास 1 kg इज एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्सेस सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। जब भी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बोला गया है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को जो वर्क एनर्जी थ्योरम फार्मूला पढ़े वो लगाना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कहाँ तक, 0 सेकंड टू 2 सेकंड तक। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, हमको m की वैल्यू पता है, v की और u की वैल्यू नहीं पता है। तो वेलोसिटी चाहिए हमको, वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपको इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा, और t की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो ये आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो 36 - 4 कितना हो गया, 32/2। तो ये हो गया 16 जूल। तो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू 16 जूल हो गया। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, अगेन ये रिलेटेड है वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, क्या है, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स मतलब एक बॉडी पर फोर्स लगता है सच दैट क्या होता है, इट्स डिस्प्लेसमेंट x इज रिलेटेड विद टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन क्या है, t इक्वल टू 2x प्लस 3। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन दिस इन फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन t इज इक्वल टू 0 टू 6 सेकंड। ये जब भी दिया हुआ है टाइम इज इक्वल टू 0 टू 6 सेकंड, इसका मतलब क्या है आप लोग को पता चलना चाहिए कि जब हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वहां से हमको क्या निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी। जब t की वैल्यू हम लोग 6 पुट करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी। क्या निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो हमको वर्क डन के लिए हमारे पास अगेन फोर्स की वैल्यू दी नहीं हुई है, फोर्स की वैल्यू दी भी नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। हम लोग जब फोर्स की वैल्यू दी हुई नहीं है तो हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज कर ही नहीं सकते। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला भी होता है जहां हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो ये वाला हम लोग यूज नहीं कर सकते। एक वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। ठीक है, तो इन दोनों केस में वर्क डन अगर हमको कैलकुलेट करना है, इससे भी वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है, इससे भी वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों केसों में अगर हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो फोर्स की वैल्यू दी हुई होनी चाहिए, है ना। लेकिन इस केस में हम लोग को फोर्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमको अगर इन दोनों मेथड से अगर हम वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते, फोर्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अगेन हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस सॉल्यूशन। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कर देंगे 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये v फाइनल स्पीड है या वेलोसिटी, u फाइनल स्पीड या वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1/2 m को कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, एक कॉमन दोनों में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, m की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम लोग क्या निकालते हैं, वेलोसिटी पहले निकालना पड़ेगा हमको। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से। कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से। देखिए हम लोग t इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √x प्लस 3। यहाँ पर हम लोग √x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, t माइनस 3 लिख सकते हैं, t माइनस 3। अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोग वेलोसिटी चाहिए तो हमको इस स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हम वेलोसिटी यहाँ कैसे मिलेगा, हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें dx by dt with respect to time, तो क्या हो जाएगा, d by dt x की जगह पे आ जाएंगे t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t। अगेन आप लोग को बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नहीं आता तो आप लोग एक बार यूट्यूब में बेसिक डिफरेंशिएशन या गूगल में पर बेसिक डिफरेंशिएशन सर्च कीजिए, आप लोग को वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि बेसिक डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 0 इसके बराबर है -6, कितना आ गया, 2t माइनस 6। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू dx by dt किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी के बराबर। तो वेलोसिटी की इक्वेशन कितना है, 2t माइनस 6, कितना आ गया, 2t माइनस 6। ठीक है, अगर मैं t की वैल्यू 0 रखूंगा, t की वैल्यू 0 रखूंगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। कितनी आ जाएगी, -6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, v की वैल्यू अगर t की वैल्यू है 6 रखते हो तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 12, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12। 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6 व्हेन t इज इक्वल टू 6। मैंने t की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, पहले t का वैल्यू 0 रखना है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, -6। तो इनिशियल जो भी वेलोसिटी आएगा उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, -6। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने टाइम की वैल्यू 6 सेकंड रखी है, 6 × 2 कितना हो गया, 12। 6 × 2 12, 12 माइनस 6 आ गया, when t इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1/2 फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू की, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी,
6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं m को लिख देता हूँ n, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2m, ठीक है। 1/2m, इसका कहने का मतलब क्या है, 6 के स्क्वायर 36 माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा 1/2m, ये कितना हो जाएगा 0। टोटल वर्क डन कितना आएगा 0। तो टोटल वर्क डन कितना आएगा इस केस में 0 है, टोटल वर्क डन कितना है इस केस में 0 है, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब है कि अगर आपका स्पीड नहीं बढ़ता है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। कैसे आपको पता चल रहा है कि स्पीड नहीं बढ़ा है, अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी देखते हैं तो कितना है 6, और इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं तो क्या होता है -6। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, क्या देखते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो when the speed does not change or velocity does not change, then kinetic energy, change in kinetic energy will be 0, and when the change in kinetic energy will be 0, so work done will be also 0। तो यहाँ पर -6 तो 6 आया, लेकिन हम लोग जब वेलोसिटी देखेंगे तो सिर्फ इसका इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखेंगे, और बोथ दिस केसेस में मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है। और जब भी स्पीड और वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, आपको नोट करना है व्हेन द स्पीड और वेलोसिटी डज नॉट चेंज, आप लोग नोट कर लीजिए, व्हेन द स्पीड और वेलोसिटी डज नॉट चेंज, सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, and when the change in kinetic energy will be 0, so the work done will be 0। So students, please pause the video and note down